अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहील शहज़ाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल के मैंने चैनल के ज़रिए से डिफरेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अब मैंने जो इरादा बनाया वो ये है कि हम आपको जो है वो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इस हमारे मुल्क में जो एक पायनियर एग्रीकल्चर का रिसर्च का अदारा है, उसके बारे में हम आपको जो है वो उसका ओवरव्यू देंगे कि ये इस अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना, कैसे बना, और जो है वो इसकी ज़रूरत इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों के माइंड में घूमता है, और वो अक्सर ही जब हमें लोग अप्रोच करते हैं अयूब रिसर्च के बारे में, तो लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अयूब रिसर्च और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो क्या ये एक ही चीज़ हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आज की वीडियो में जो हैं वो उनके हमने आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे बना, उसको ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसको सबसे पहले जो है वो इसको कैसे इसका कैसे किया गया। कंबाइन इंडिया में रहते रहे हैं, तो उसमें हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल ने जो है वो इंडिया में जब डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने दो तरह की डेवलपमेंट के बारे में उनके, यानी जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती हैं, तो उनके जब डिफरेंट वहाँ पे ब्रिटिश में जब गवर्नमेंट चेंज होती थी, तो वो दो तरह के मेन जो प्रोजेक्ट्स थे उनके, वो दो तरह से सेंट्रलाइज थे। एक तो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप, यानी जो अंडर डेवलप लोग हैं उनको डेवलप किया जाए, उसके लिए उन्होंने उनको मिलिट्री में जॉब्स वगैरह ऑफ़र की ताकि उनके घर की जो कंडीशंस है फैमिली की वो बेहतर हो सके। और दूसरा जो मेन जो अच्छा कह लें कि काम उन्होंने किया वो ये था कि एग्रेरियन इकॉनमी को प्रमोट किया जाए। तो एग्रेरियन इकॉनमी जो है, ये वाला जो आइडिया इसने ज़्यादा वर्कआउट किया। ठीक है, एग्रेरियन इकॉनमी की तरफ जाने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इंडिया में उस वक्त बहुत ज़्यादा कहत साली थी। ठीक है, बहुत काफ़ी कुछ अरसे के बाद कहत आते थे, और कहत आने की वजह से लोगों को जो है वो खाने की किल्लत हो जाती थी। और तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एग्रेरियन इकॉनमी को प्रमोट करने के ऊपर जो है वो ज़ोर देना शुरू किया। तो और ये कैसे हुआ कि फेमाइन कमीशन एक बना 1878 में। तो फेमाइन कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की उन्होंने 1880 में, तो उन्होंने जो है फेमाइन कमीशन का जो उस वक्त का चेयरमैन था उसने दो बातों पे ज़ोर दिया। एक तो ये उन्होंने इस पे ज़ोर दिया कि जो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है, और दूसरा उनके पास अच्छे इम्प्लीमेंट्स नहीं हैं। तो यानी कि उसने इस बात पे फोकस किया कि एक तो लोगों को एजुकेट किया जाए, और दूसरा उनको जो अपडेटेड नॉलेज है वो उन तक किसी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए। अब इसमें जो आगे मसला था वो ये था कि ब्रिटिश में जो भी नॉलेज जनरेट होता था वो ब्रिटिश लैंग्वेज में था, और इंडिया में उसको वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, वो इतनी कॉमनली वो अंडरस्टूड नहीं थी। तो साथ ही कमीशन ने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर में जो है वो सीरियस किस्म की एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, तो मॉडर्न एजुकेशन नहीं है लोग। इसी दौरानिए में एक और एक्सपर्ट जिसका नाम जॉर्ज क्रूजन था, उसको भी इंडिया भेजा गया बिटवीन 1897 टू 98, और उस वक्त भी जो है वो यहाँ पे 11 साल का दौर चल रहा था। तो उसने भी अपनी सबमिशन जो की, उसने भी यही कहा कि एग्रीकल्चर के स्टेशन बनाएं आप, और वो उसकी लोकेशन भी उसने प्रपोज़ की। अब क्वेश्चन ये था कि इन पंजाब को ही, यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि ये जितने भी ये सजेशन आ रही हैं ये अबाउट पंजाब ही आ रही हैं, तो पंजाब को ही क्यों प्रेफर किया जा रहा था। देखिए उसकी मेन रीज़न एक तो ये थी कि पंजाब के लोग एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत बाकी जगहों से, इंडिया के बाकी जो एरियाज़ हैं उनसे जो है वो ज़्यादा नॉलेज रखते थे जो पंजाब के लोग थे। और दूसरा ये कि पंजाब में प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा थे। तीसरा, पंजाब में कुछ पहले से एक मेगा कैनाल प्रोजेक्ट के ज़रिए से काफ़ी नहरें, दरियाओं में से काफ़ी नहरें बनाई गई थी, और एफॉरेस्ट्रेशन पे जो है वो काफ़ी काम चल रहा था ऑलरेडी। यानी जो बंजर ज़मीनें हैं उनको किसी तरीके से जो है वो लश ग्रीन फील्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी फील्ड में थे। यानी कि जो पंजाब का एरिया था वो ऐसे प्रोजेक्ट्स और उनको करने के लिए वो ज़्यादा सूटेबल था, तो इस वजह से पंजाब को जो है वो प्रेफर किया गया।
अब जो पंजाब को जब प्रेफर किया गया तो इसमें उस वक़्त के जो पंजाब के जो एग्रीकल्चर के आईजी थे, इंस्पेक्टर जनरल एग्रीकल्चर FG सलाह, और उसने जो है वो 1905 में पंजाब के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज के इस्टेब्लिश करने की जो है वो सिफारिश पेश की सबसे पहले गवर्नमेंट को। और जो है वो उसके पीछे रीज़निंग यही थी कि ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज है और साथ इसी आइडिया में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनना था। तो एग्रीकल्चर कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो दोनों मिल के जो है वो पंजाब की एग्रीकल्चर जो है वो ना सिर्फ पंजाब की बल्कि पूरे इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसको बेहतर बनाएंगे। तो उसमें ये था कि जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ से लोग जो हैं वो एजुकेट होंगे, वो आगे नॉलेज को डिसेमिनेट करेंगे, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च की वैराइटीज़ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उसके ऊपर काम करेगा। तो जो एग्रीकल्चर कॉलेज है और रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1906 में इसके ऊपर काम शुरू हो गया था, और उसमें इसके लिए जो एरिया सेलेक्ट किया वो सेंट्रल पंजाब का सिटी लायलपुर, जिसको आज हम फैसलाबाद के नाम से जानते हैं, तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया गया। और इसमें 56 एकड़ जो है वो लैंड वो एलोकेट की गई कि हम जो इस कॉलेज को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को, इनके लिए जो है वो लैंड उस वक़्त जो है वो दी, और इस पे काम शुरू हो गया। और 1906 से 1909 तक इसके ऊपर जो है वो वर्किंग होती रही, इसकी बिल्डिंग वगैरह बनती रही, और उसमें जो है वो जैसे ही यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर की ये डेवलपमेंट हुई तो लायलपुर जो है उसको एग्रीकल्चर कैपिटल ऑफ पंजाब जो है उसका दर्जा भी दे दिया गया। अब हम इस तरफ आते हैं कि ठीक है, ये एग्रीकल्चर कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट ये डेवलप तो कर दिए गए, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखें तो उसमें पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हम एग्रीकल्चर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को, एजुकेशन को कॉमन करेंगे। दूसरा ये है कि ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाएंगे जिनके ज़रिए से जो है वो पैदावार उसमें इजाफ़ा हो, वो बड़े, फिर न्यू इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ क्रॉप्स की वो आएंगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा। यानी ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है पंजाब की उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आना है। तो ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे जब इस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट के। तो कॉलेज के अर्लियर डेज़, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ये दोनों इकट्ठे ही बने थे, तो इनके जो अर्लियर डेज़ में थे उसमें ये था कि बहुत सारे ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो थे उनको बुलाया गया, और इसमें डिफरेंट जो हैं वो रिसर्च फार्म्स जो कि जिनमें से गुरदासपुर, हांसी, सारसा, मुल्तान, रावलपिंडी, जलंधर और मिंट गुंदी, जिसको हम आज साहिवाल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च स्टेशंस यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके डिफरेंट रिसर्च स्टेशंस यहाँ पे जो हैं वो बनाए गए, और वक्त के साथ साथ इसकी जो है वो स्ट्रेंथनिंग भी की गई। ठीक है, 2 सीड फार्म, एक लायलपुर में 55 एकड़ का और एक जेहलम में 500 एकड़ का जो सीड फार्म थे, ये भी उसी जो है कह लें कि वो दौर में ये बने। तो उस वक़्त जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसका मेन फोकस 2 क्रॉप पे था, एक कॉटन और दूसरा जूट। अब ये कुछ फैकल्टी कैसे उस वक़्त जो है वो कौन सी पोस्ट आई और सैंक्शन हुई, तो ये उसकी एक डिटेल है कि कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या इंडक्शंस होती रही, और हर फैकल्टी जब उसको रिक्रूट किया गया तो उसके लिए एक सेक्शन बना। तो सेक्शन की अगर हम डिटेल में जाएं तो एग्रोनॉमी सेक्शन ये अब रिसर्च की तरफ मेनली आ गई। यानी कि आप ये देखें कि अभी जो इनिशियली, यानी मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये कहा था कि क्या अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये एक ही हैं, तो देखें जो हमारे पहले बुज़ुर्ग हैं या उनके जिनके माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि ये एक ही चीज़ है, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब इसको 1906 में बनाया गया था तो ये एक ही चीज़ थे। ठीक है, और ये जो है वो अभी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम अपनी वीडियोज़ की सीरीज़ के अंदर जाएंगे, मज़ीद डिटेल में जाएंगे यूब रिसर्च की, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कब और कैसे जो है वो दोनों यूनिवर्सिटी और ये कैसे अलग हुए। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इसमें
जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली साइड को हम पकड़ते हैं, अब हम कॉलेज को भी, कॉलेज वाले साइड को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब डिफरेंट सेक्शंस कब कब बने और उनका क्या काम था। एग्रोनॉमी सेक्शन वो 1905 में बना और उसका काम ये था कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और उस वक्त ख़ास करके इसका जो मेन पर्पज़ था वो क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट के ऊपर था कि किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए। फिर बॉटनी सेक्शन वो 1906 में उस एस्टेब्लिश हुआ, उसमें फिर उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो 1907 में जो है वो बना, पे एनिमल न्यूट्रिशन एंड सो ऑन। और इस तरह से जो है वो ये प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन 1923 में, फ्रूट सेक्शन, फिर सीरियल सेक्शन 1926 में। अच्छा, सीरियल में एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वीट की वैरायटीज़ दी, जिसमें 8A गंदम की वैरायटी थी, उसकी वो 8A वैरायटी जो है वो जब आई तो उसकी वजह से इंडिया में जो प्रोडक्शन गंदम की थी वो सडनली वो 23 मंथ्स तक उसकी वो पहुंच गई, जो कि एक ब्रेक थ्रू था, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीरियल सेक्शन है इसमें इन्होंने सर्टिफाइड सीड देना शुरू कर दिया फार्मर को 1929-30 में जो है वो 50,000 एकड़ 50,000 मंड्स यानी कि जो है वो सर्टिफाइड सीड को फार्मर्स को दिया गया। यानी इस तरह से ये जो डिफरेंट सेक्शंस बनते गए वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो है वो जैसे जैसे ज़रूरत राइज होती रही तो वो सेक्शन बनाते गए। जैसे अब हम एंटोमोलॉजी सेक्शन की बात करें तो इंसेक्ट्स को उसका कंट्रोल करना उसका काम था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो सेक्शन है उसका काम था नए नए इम्प्लीमेंट्स बनाना, सो दैट जो वो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है क्रॉप्स की उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आया जा सके। उसमें जो डिफरेंट हमारे ऑपरेशंस हैं उनको मैकेनाइज किया जाए। फिर प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन वो डिजीज़ के ऊपर उसका काम था। फ्रूट सेक्शन जो है वो इसका काम मेनली पोस्ट हार्वेस्ट पे था। तो सॉइल बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन 1925 में ये केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है उसके अंडर ये सॉइल बैक्टीरियोलॉजी का सेक्शन बना। फिर ऑयल सीड सेक्शन जो है वो 1929 में, वेजिटेबल सेक्शन जो है वो 1938 में, और फूड टेक्नोलॉजी सेक्शन 1945 में। तो ये प्री पार्टीशन की आज की जो हमारी वीडियो है ये अभी तक हम इसको प्री पार्टीशन पे ही रखते हैं। तो इसमें जो है वो ये डिफरेंट सेक्शन बने और अभी तक ये जो कह लें कि ये जो सारा काम है ये 1945, 46, 47 तक वो ये दोनों अयूब ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज था और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था ये एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम करते थे, और जो इसका प्रिंसिपल था एग्रीकल्चर कॉलेज का वही इसको भी गवर्न करता था। तो ये थी कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने आप के लिए मैं जो है वो लेके आया हूँ। अगर किसी को इस हिस्ट्री के अंदर इसकी डिटेल पढ़नी है तो वो मुझसे इसका पेपर भी या इसका जो सोर्स नॉलेज है वो भी मांग सकता है, मैं वो भी उसके साथ शेयर कर दूँगा। तो अब हम ये मैंने अभी आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस की है। देखें अब हम आगे आपके वीडियोस में अगली नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि ठीक है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यानी जो आप ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी कैसे बनी, कब बनी, और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पहले सिर्फ एक उसका अलाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसी के नीचे काम कर रहा था, ये सेपरेट इंडिपेंडेंट कब हुआ और कैसे कैसे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसमें कैसे जो है वो इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, और इसमें जो है वो अब ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं ये किस किस इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और अब यूब रिसर्च के अंदर जो हैं वो कितने सेक्शन, कितने इंस्टीट्यूट और उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये जो इस सीरीज़ में हमने अब ये सीरीज़ शुरू की है, इंशाल्लाह इसके अंदर हम जो है वो फिर लेटर स्टेजेस पे जो हैं वो यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सी वैरायटीज़ नहीं आ रही हैं, तो हम वन बाय वन जो है वो ईच इंस्टीट्यूट को आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है आने वाली वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वो इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।